हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे DU MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस 2016 का पेपर सॉल्यूशन। तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि यहाँ पे जो आंसर जो है मैंने टिक कर रखा है ऑलरेडी पहले से, बट उसके जो रीज़न है, उसके पीछे के जो रीज़न है वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताते चलूँगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी सीक्वेंस। मतलब यहाँ में से हमें पूछा गया है कि किसका यहाँ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एसिडिटी का जो है सीक्वेंस सबसे ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इस बात को आप यहाँ पे याद रखें, जो हेलोजेंस के जो ग्रुप होते हैं, ओके, हेलोजेंस के जो ग्रुप होते हैं, डाउन द ग्रुप अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे H+ देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? ये हम ओवरलैपिंग के थ्रू हम समझ सकते हैं। यानी ओवरलैपिंग के थ्रू कैसे? देखिए, यहाँ पे एक H है, ओके, H तो सारे जगह पे है, एंड यहाँ पे जो है हेलोजेंस है। हेलोजेंस का साइज जो है इस तरीके से हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। ओके, छोटा से इस तरीके से बड़ा, डाउन द ग्रुप जाएंगे इंक्रीज होते जाएगा। अब देखिए, हाइड्रोजन का साइज कुछ इस तरीके से है, इतना बड़ा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग से क्या है कि अगर इस हाइड्रोजन एंड ये फ्लोरीन है, एंड ये क्लोरीन है, एंड ये ब्रोमीन है, एंड ये आयोडीन है। ओके, तो इस हाइड्रोजन एंड इस फ्लोरीन के बीच में जो है ज़्यादा अच्छा इंट्रैक्शन होगा, ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा, एंड उससे थोड़ा सा कम ओवरलैपिंग जो होगा क्लोरीन के साथ होगा। ऐसा इसीलिए बिकॉज सिमिलर साइज वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसके साथ में जो ओवरलैपिंग होती है वो बेटर ओवरलैपिंग होती है। बट यहाँ पे देखिए, एक बड़ा साइज का, एक छोटा साइज का, इनके बीच में जो ओवरलैपिंग जो है बहुत बुरी होगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ साथ में जो है आयोडीन की साइज इंक्रीज होगी, एंड आयोडीन की साइज इंक्रीज होगी तो हाइड्रोजन के साथ में ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, एंड जब ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे HF का बॉन्ड जो है ज़्यादा इजीली वीक होगा, एंड वो इजीली ब्रेक कर सकता है, एंड जैसे वो ब्रेक करेगा तो सबसे इजी वे में जो है H+ देगा आयोडीन। इसलिए हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है हेलोजेंस की केस में हम जाएंगे तो हमारा एसिडिटी इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। किसमें से जो है यहाँ पे जो है हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें दो कंपाउंड दिए हुए PF5 एंड SF6। ओके, तो यहाँ पे PF5 जो है TBP ज्योमेट्री का है। ओके, PF5। ओके, इस तरीके से ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, एंड ये फ्लोरीन, एंड यहाँ पे ये फ्लोरीन। तो यहाँ पे देखें तो ये दोनों फ्लोरीन की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, एंड इन तीनों का जो है सेम हो जाएगा। यानी टू डिफरेंट जो है यहाँ पे बोन लेंथ्स होंगे हमारे PF5 में। बट SF6 की अगर हम बात करें तो ये हमारा ऑक्टाहाइड्रल होगा। ओके, तो ये इस तरीके से फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन यहाँ पे जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे दो फ्लोरीन ऊपर आएंगे, एंड ऑक्टाहाइड्रल केस में यहाँ पे सारे बॉन्ड लेंथ्स जो होंगे यहाँ पे हमारे इक्वल होंगे। तो इसका हम कह सकते हैं टू डिफरेंट बॉन्ड्स लेंथ्स आर ऑब्जर्व्ड इन PF5 एंड ओनली वन बॉन्ड लेंथ इन SF6। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हेन सोडियम जो है 1123 दिया हुआ है न्यूक्लियाइड इज बोम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स विल बी, क्या होगा? यानी सोडियम यहाँ पे न्यूक्लाइड दिया हुआ है, उससे हमने क्या किया, हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम के साथ रखा है। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं हम? हीलियम 24 को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या किया हमने, सोडियम, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोडियम 1123 उसको जो है अल्फा पार्टिकल साथ में हमने रखा, तो क्या हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए, इसको करने का सबसे ईजी तरीका मैं बता रहा हूँ। आप ऊपर के जो यहाँ पे पावर से, मतलब पावर से बोलिए, या फिर आप जो भी एटॉमिक नंबर, मास नंबर जो भी आपके हैं, उन दोनों को सम कर ले, एंड नीचे वाले को सम कर ले अलग से। तो 23 + 4 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 11 + 2 हो जाएगा 13। तो कहाँ पे जो है हमारा ये सम इक्वल हो रहा है इसके? तो एक ही कंपाउंड में जो हमारा ये सम इक्वल हो रहा है वो कि हमारा हो रहा है मैग्नीशियम। ओके, ये ऑप्शन नंबर बी में जो है हमारा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम वाले में जो है हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो रहा है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ये। एंड अंदर कोई भी ऑप्शन देखें तो आपका ये आंसर नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लेंथेनॉइड कंपाउंड्स अराइज फ्रॉम। जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है लेंथेनॉइड के केस में कैसे अराइज होता है? देखिए, लेंथेनॉइड्स के केस में जो है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के है, इसमें जो होता है बोथ हमारा स्पिन ऑर्बिटल एंड जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी स्पिन एंड ऑर्बिटल बोथ एंगुलर मोमेंटम को जो हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच इज द बेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ गिवन कलरलेस लिक्विड टू बी वाटर और नॉट। यानी कोई भी लिक्विड जो है कलरलेस लिक्विड है उसे हम कैसे पहचानेंगे कि, मतलब यहाँ पे क्या दिया, विच वन ऑफ विच इज द बेस्ट
वे ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑफ ए गिवन कलरलेस लिक्विड, यानी कोई भी कलर लिक्विड दिया हुआ है एंड वो वाटर है या नहीं, उसे कैसे पहचानेंगे? तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, बाय एडिंग अ पिंच ऑफ कॉपर सल्फेट, सिंपली जो है आप उसमें कॉपर सल्फेट वहाँ पे मिक्स कर देंगे। इफ अगर वो वाटर होगा तो इस केस में क्या होगा कि वो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है आपका फॉर्म कर जाएगा, अगर वाटर हुआ तो, अगर वाटर नहीं हुआ तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है इस केस में आपका फॉर्म नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा इस केस के लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एडिशन ऑफ के आई एंड CuSO4 दिया हुआ है। ओके, द एडिशन ऑफ के आई एंड CuSO4 गिव्स क्या देंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब के आई दिया हुआ है, ओके, जब इसे आप CuSO4 के साथ जब ट्रीट करते हैं तो मेनली आपका क्या फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्म करेगा K2SO4 प्लस Cu2I2 प्लस जो है ये आपका I2 फॉर्मेशन करता है। ओके, K2SO4 Cu2I2 प्लस I2 फॉर्म करता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, इन डाइबोरेन डाइबोरेन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें डाइबोरेन का जो है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो डाइबोरेन क्या होता है, B2H6 होता है। ओके, एंड इसका स्ट्रक्चर जो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। एंड इस केस में अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो है आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, यहाँ पे मल्टी सेंट्रिक सिस्टम टाइप का अगर आप बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 सेंटर हमारे होते हैं, ठीक है, 2 सेंटर होते हैं। एंड यहाँ पे जो अगर हम बात करें, सॉरी, यहाँ पे 3 सेंटर होते हैं। ओके, एंड इस जो डाइबोरेन का केस होता है उसे हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं। ओके, जो डाइबोरेन का केस होता है उसे हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, ये जो BHB बॉन्ड, जो BHB बॉन्ड में अगर बात करें, जो कि मैंने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कहा, तो किस जो BHB बॉन्ड यानी BHB बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया, जो कि स्ट्रक्चर से मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिखाया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BHB इज फॉर्म्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ओनली ये 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्म करेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन पास भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो अलग से और इलेक्ट्रॉन तो लेकर के आएगा नहीं, इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड इज नॉट ब्लैक? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है अपने एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक लेक्चर जो मैंने लिया था, उसमें मैंने आपको डिफरेंट ग्रुप्स जो डिफरेंट कैटायंस हैं उसको किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उस पर आप विजिट करके जरूर देख लेना। तो यहाँ पे जो ZnS होता है, ओके, जो जिंक का जो सल्फाइड होता है वो वाइट कलर का होता है। एंड हमें पूछा गया कौन सा हमारा यहाँ पे ब्लैक नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर अ ट्रांजिशन मेटल, ओके, विथ 7 इलेक्ट्रॉन द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एंड उसकी हमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करेंगे तो किस तरीके से फिल करेंगे, ये 5 ऑर्बिटल हमने बना दिया एंड 5 इलेक्ट्रॉन हमें फिल कर दिया एंड 2 इलेक्ट्रॉन बाद में हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो हमारे टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 एंड 2 यहाँ पे हमने फिल कर दिया, तो बचे यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो 3 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे 3 बचे। एंड अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे। एंड यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, यानी रूट ऑफ क्या करेंगे 3 इंटू 3 प्लस 2, एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी रूट 15 के इक्वल। एंड रूट 15 का जब आप यहाँ पे रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3.87 बोर मैग्नेटोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्कॉचकी डिफेक्ट फॉर्म इन ए क्रिस्टल, ये मैंने आपको जो है अपने सॉलिड स्टेट के जो है इन वन शॉट में जो है मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, प्लीज़ उसे जरूर देखना। वहाँ पे देखिए मैंने बताया था स्कॉचकी डिफेक्ट में क्या होता है, जब आप इस तरीके से सिस्टम दिया हुआ है, ओके, एंड यहाँ पे जो है ये आयोनिक सिस्टम के लिए होता है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से दिया हुआ होता है। एंड यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब जब क्या करेंगे, एक केटायन एंड एक एनायन को, यानी जब आप एक केटायन को ले जा रहे हैं तो एक एनायन को ले जाना जरूरी है, या फिर 2 केटायन को अगर आप ले जा रहे हैं तो 2 एनायन को आपको ले जाना जरूरी है। यानी आप यहाँ पे क्या कहेंगे, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लेटिस, जब इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन जो है अपने लेटिस से जो है मिसिंग होते हैं, तभी हम इसे कहते हैं स्कॉचकी डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस ग्रुप को देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, ये सभी जो है एक ही ग्रुप के जो है हमारे इस तरीके से एलिमेंट है। एंड यहाँ पे अगर आप बात करें डाइपोल मोमेंट की,
तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है आप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं, बिकॉज डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारी डिक्रीज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। एंड यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम सारे में बस डिफरेंट साइड एटम जो है यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ऑलवेज यहाँ पे हाइड्रोजन दी हुई है। ओके, हाइड्रोजन के साथ अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारा ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ही हमारा इस केस के लिए जाने वाला है। ये तो थी हमारी एक बात। अब दूसरी बात क्या है कि अगर नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम जिसके पास यहाँ पे है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसकी जो हमारा डाइपोल मोमेंट है ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस आता है, फिर आर्सेनिक आता है, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मिथ आता है। यानी डाउन द ग्रुप जो है ये सेम ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर हमें दिया हुआ है डाउन द ग्रुप के। यानी सेंट्रल मेटल एटम जो है हमारा सबसे फर्स्ट में जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसीलिए उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। देन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी एंड उससे क्या होगा, हमारा डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज होने लगेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द मेटल आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय एंजाइम नाइट्रोजनेस आर। यानी मेटल आयन, कौन से मेटल आयन रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए? तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए जो है ये आपने जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो मेनली Fe एंड MO मोलिब्डेनम करते हैं। ओके, तो इस बात को याद रखेंगे बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेटल पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार आपको यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछे जाते हैं या फिर इन दोनों के थ्रू आप क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इस तरीके से जो आपको घुमा के इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी दी हुई है। एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 दी हुई है kg। इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा? हमारे इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है। तो देखिए लेमडा इज इक्वल क्या होता है? H/m भी होता है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, H की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो H क्या हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड जो भी होता है। एंड उसका क्या है, हमें मास दिया हुआ तो 9.1 इंटू 10⁻31 पुट कर दिया। एंड वेलोसिटी दिया हुआ 1.2 इंटू 10⁶ दिया हुआ है। एंड जब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है अप्रोक्स जो आएगी वो आएगी 6.071 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के अप्रोक्स जो है आपकी यहाँ पे आंसर आने वाली है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लॉस्ट 50% एक्टिविटी इन 3 days एंड 20 hours। ओके, तो इस क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 50% दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसे हाफ लाइफ करके जो है सॉल्व करने लग जाएंगे एंड यहाँ पे जो आप मिस्टेक कर जाएंगे। यहाँ पे देखिए द डीके कांस्टेंट पूछा गया है, यानी हमें लेमडा पूछा गया है। तो सबसे पहली बात देखिए, अगर हम फॉर्मूले पर जाएँ तो लेमडा इज इक्वल क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू हमारा था 1/t इंटू 2.303 इंटू लॉग A/A½ कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारा 50% डीके हुआ है तो उसे मैंने A/A½ लिख दिया है। ओके, तो ये A कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा ऊपर बचेगा क्या? log 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए t की वैल्यू क्या होगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर्स जितने भी दिए हुए सारे जो हमारे आंसर्स यहाँ पे आवर्स में दिए हुए हैं, डे में कोई भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे 3 days दिए हुए हैं, तो 3 days में कितने आवर्स होते हैं? 1 day में 24 आवर, तो 3 day में 24 इंटू 3 यानी 72 आवर। एंड यहाँ पे 20 आवर्स पहले से दिया हुआ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 72 में जो है 20 आवर्स जो है ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 72 + 20 हो जाएगा 92 आवर्स हो जाएगा। यानी टोटल टी का जो वैल्यू हो गया वो 92 आवर्स हो गए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज जो भी आंसर जो है कभी कभी आपको सेकंड में भी मिनट में भी आंसर दिया हुआ हो सकता है, तो यहाँ से हो सकता है कि आप आवर को जो बाद में मिनट में भी चेंज कर लेंगे। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जो है आपको एग्जामिनर जो है फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे 92 इंटू 2.303 इंटू log 2 आ जाएगा। एंड जब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये दोनों वैल्यू 0.693 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जो है हमारा 92 आ जाएगा। एंड जिस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स वो आएगी 7.53 इंटू 10⁻³ आवर के इक्वल चला आएगा। ओके, तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइयर क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी। तो कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सिंपल है। आप जो है यहाँ पे सीरीज़ के थ्रू जो है आप जो लिगेंड्स के जो सीरीज़ हैं उसके थ्रू जो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो है CFSC किसकी ज़्यादा होगी? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? साइनाइड, NH3F एंड H2O में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है हमारा यहाँ पे CN है। ओके, साइनाइड जो है हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन फील्ड लिगेंड है वही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पी एच एंड पी ओ एच ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशंस आर क्या होगा, हमें ये दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, बिकॉज यहाँ पे आप मैक्सिमम मिस्टेक करने के जो है आपके यहाँ पे चांसेस है। देखिए यहाँ पे H2SO4 दिया हुआ है, ओके, H2SO4 दिया हुआ तो ब्रेक करेगा क्या, 2H प्लस यहाँ पे SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट जो दिया हुआ है हमें H प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है, ओके, H प्लस की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.1 दी हुई है मोलर, ओके। बट यहाँ पे जो हमारा मीडियम है वो H2SO4 है एंड वहाँ पे 2H प्लस मौजूद है, यहाँ पे 2H प्लस जो है प्रेजेंट है। तो हमें किसका यहाँ पे pH निकालना होगा, H2SO4 का निकालना होगा एंड हमें H2SO4 का pH निकालना है तो हमें दोनों H प्लस को कंसिडर करना होगा। तो इस केस में क्या है, एक H प्लस का जो है 0.1 है तो 2H प्लस का कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 2, 0.1 इंटू 2 यानी ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.2 के इक्वल आ जाएगी, ओके। ये हमारी वैल्यू जो है 0.2 के इक्वल आ जाएगी एंड ये जो वैल्यू अगर 0.2 के इक्वल आ गई तो आप नॉर्मली आप pH कैलकुलेट कर ले। तो pH इक्वल क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लॉग, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 0 पॉइंट हमारा हो जाएगा 2 एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो करीब करीब आएगी आपकी 0.69 के करीब आएगी, जिसे आप कह सकते हैं 0.7 के अप्रोक्स, यानी pH की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 0.7 के इक्वल आ गई। तो अब अगर यहाँ पे जो है आप POH कैलकुलेट करेंगे, ओके, जब आप यहाँ पे POH कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आपकी क्या आएगी, POH आ जाएगी PH माइनस जो है P यहाँ पे जो है सॉरी pH नहीं होगा हमारा यहाँ पे 14 माइनस जो है हमारा P यहाँ पे हो जाएगा H, ओके। तो 14 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा, चलिए इसे सोल्व करते हैं। 14 माइनस 0.7 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13.3 आ जाएगा, यानी pH हो जाएगा 0.7 एंड POH हो जाएगा 13.3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सिमेट्री पोजेस्ड बाय क्यूबिक सिस्टम, क्यूब सिस्टम दिया हुआ है, ऑल एक्सेस इक्वल, सारे एक्सेस जो है हमारे इक्वल है, यानी A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है एंड सारे एंगल जो है हमारे इक्वल टू 90 डिग्री दिए हुए हैं। तो इस केस में जो है हमारे क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम में जो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं वो हमारे होते हैं 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द जिगलर-नटाक कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलिफिन्स इज, जो जिगलर-नटाक कैटलिस्ट जो आप यूज़ करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलिफिन यानी एल्कीन्स यानी इथीन्स की जो है वो हमारा होता है TiCl3 एंड Al2CO5 होल थ्राइस होता है, ये हमारा होता है जिगलर-नटाक कैटलिस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन इन, किसमें जो हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन नोन होता है। तो ये आप याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ReCl8 माइनस में जो हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन का जो हमारा यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टेट्रागोनल एलोंगेशन रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द 2 ट्रांस ML बॉन्ड, ओके, यानी यहाँ पे जेड आउट हो रहा है, ओके, यहाँ पे जेड आउट हो रहा है, डिस्टेंस ओकर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन विथ अ कॉन्फिगरेशन ऑफ। तो देखिए जेड आउट कौन देता है, ये जेड आउट जो होता है T2G जो अनसिमेट्रिकल होते हैं वो जेड आउट देते हैं एंड T2G अनसिमेट्रिकल हमारा यहाँ पे D9 है, तो इसीलिए हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर इसके इसके लिए D हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है हमें, देखिए इस क्वेश्चन ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्व्ड IR जो म्यू कार्बोनिल का जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है IR फ्रीक्वेंसी अमोंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्सेस विल बी, क्या होगा हमें यह पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से करने की कोशिश के लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है कि जब भी आपको IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल के लिए पूछा जाए इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस में एंड ये ऑर्गेनोमेटली के क्वेश्चन है, तो उस केस में आप ऑलवेज क्या करेंगे, सबसे पहले उसका ज़्यादा होगा जो केटायन होगा, ओके, एंड केटायन में भी कौन, जो सबसे ज़्यादा केटायन होगा, अगर 2 केटायन आपको दिए हुए हैं तो जिसमें ज़्यादा चार्ज होगा उसका CO फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, देन हमारा यहाँ पे एनायन, यानी केटायन का सबसे ज़्यादा होगा, देन न्यूट्रल, देन एनायन का। तो यहाँ पे एक केस हमारा किस में दिख रहा है, एक केस हमारा ओनली ए में दिख रहा है जहाँ पे केटायन, देन न्यूट्रल, देन हमारा एनायन का केस दिख रहा है एंड इस केस में जो है ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा हमारा कार्बोनिल के फ्रीक्वेंसी के लिए, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस केस के लिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन मेथेन विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री ऑपरेशन विल रिजल्ट इन अ C2 सिमेट्री ऑपरेशन, यानी हमें यहाँ पे पूछा गया है कि मेथेन के लिए जो है
कौन सा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री ऑपरेशन विल रिजल्ट C2 सिमेट्री ऑपरेशन किस में हमारा होगा। तो देखिए जहाँ पे जो है, जहाँ पे भी S4 जो प्रेजेंट होता है, S4 में ऑलवेज जो है C2 यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड ये हमारा ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पॉइजनिंग इन मिनामाटा बे इन जापान वॉज ड्यू टू। देखिए जो BHU है या फिर DU है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको हमेशा पूछते रहता है। जो डिजीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, हो सकता है इस बार जो है आपको कोविड के लिए जो है आपको जो जो कोरोना का जो है उसके ऊपर में जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो इस चीज़ के लिए जो आप रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे जो मिनामाटा बे के लिए जो है ये हमारा हो जाएगा मिथाइल मरकरी कंपाउंड्स के लिए होता है। ओके, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड C60, यानी ये बकमिंस्टर फुलेरिन का दिया हुआ है, डिसअपियर व्हेन फॉर्म्ड कंपाउंड विथ। देखिए जो रेजिस्टेंस ऑफ C60 होता है, बकमिंस्टर फुलेरिन का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिसअपियर हो जाता है तब जब उसमें हम पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम जो है इसमें हम मिक्स कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ग्राउंड स्टेट फॉर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेल क्या हो जाएगा D4 के लिए। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी दिया हुआ है, टर्म सिंबल या फिर टर्म कैलकुलेट करने के लिए। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, देखिए D1, ओके, D2, D3 एंड D4 इस तरीके से, एंड यहाँ पे और भी 5 6 7 8 9 इस तरीके से होते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है D लिख देना है, एंड यहाँ पे 2 3 4 5, यानी D4 के लिए क्या हो जाएगा, टर्म D5 हो जाएगा। ओके, D3 दिया हुआ था तो हमारा F4 जो हमारा 4F हो जाता है, D2 दिया हुआ था तो 3F हो जाता है, D1 तो हमारा 2D हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा D4 के लिए हो जाएगा 5D हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, which of the following elements has a more stable oxidation state of 3 as compared to an oxidation state of iodine। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है हमारा जो स्टेबल यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमारा एल्यूमिनियम का हो जाएगा, जो कि एल्यूमिनियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ऑलवेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ ICl2 माइनस क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है आप यहाँ पे ये डाउट कर सकते हैं, बिकॉज जो ICl2 होता है, ओके, जो ICl2 होता है वो हमारा लीनियर होता है, एंड हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा गया है, ना ही हमें शेप पूछा गया है, ना ही ज्योमेट्री पूछी गई है। तो यहाँ पे अगर आप जो है जब भी आपको स्ट्रक्चर पूछा गया एंड क्वेश्चन में जो है आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी शेप भी दी हुई हो या फिर ज्योमेट्री भी दी हुई हो, तो इस केस में जो है ऑलवेज आप जो है ज्योमेट्री के ऊपर में प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, बिकॉज जो ICl2 जो है हमारा लीनियर है, लीनियर शेप का, एंड ज्योमेट्री जो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा TBP, एंड TBP को जो हम यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स शोज मेजनमर इफेक्ट। ओके, कौन सा हमारा जो है यहाँ पे मटेरियल्स जो है मेजनमर इफेक्ट शो करते हैं। तो मेजनमर इफेक्ट किसे कहते हैं, मेजनर इफेक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए मेजनर इफेक्ट किसे कहते हैं, इज द एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सुपर कंडक्टर ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट व्हेन इट इज कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, इससे हम कहते हैं मेजनर इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सुपर कंडक्टिंग एंड डायामैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट शोज बाय सिग्मा डोनर लिगेंड्स इज। देखिए ये ट्रांस इफेक्ट का जो है लिगेंड्स का ऑर्डर पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है आपको ऑर्डर ध्यान रखना होगा। इसका करेक्ट जो ऑर्डर होता है उसमें से हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे कट करके जो पूछा गया है कि डिफरेंट यहाँ पे लिगेंड्स दिए हुए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन में जो 30 है ये इसका जो सॉल्यूशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज आपके मैं क्वेश्चन यहाँ पे जो है छोड़ के जा रहा हूँ। तो उम्मीद है सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके के सॉल्यूशन के साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।